हेलो बच्चों। चलिए चैप्टर को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं लेक्चर 5 की तरफ। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। हमारे पास टोटल 6 लॉज हैं। 6 के 6 लॉज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक एक करके इन्हें आराम से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, चलिए पहला लॉ है जिसका नाम है लॉ ऑफ इनडिस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर, या फिर कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं इसे। ये लॉ दिया किसने था? लेबॉइजर ने, एंटोइन लेबॉइजर ने दिया था 1774 में। और एक्सपेरिमेंटली ये प्रूव किया था लैंडोल्ट ने। तो खैर हमें साइंटिस्ट के नेम इतना याद नहीं करने हैं। ध्यान से देखते हैं इस लॉ ने क्या बोला। इस लॉ ने ये बोला कि जितने भी केमिकल चेंजेस हैं, ठीक है, जब आप कोई केमिकल रिएक्शन कराते हैं तो रिएक्टेंट का मास जो भी आपने लिया था, बाद में जब प्रोडक्ट बनता है तो प्रोडक्ट का मास उतना ही रहता है जितना आपने रिएक्टेंट का मास लिया था। दैट मीन्स मास ना तो किसी केमिकल रिएक्शन में क्रिएट हुआ, ना ही कभी डिस्ट्रॉय हुआ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये रिएक्शन आपको दिख रही है H2O सॉलिड से H2O लिक्विड। अभी मान लो आपने आइस क्यूब्स ली 10 ग्राम, उसको सारा पिघला दिया, पानी बन गया, लिक्विड। तो इस लिक्विड का मास भी कितना होगा? 10 ग्राम। दैट मीन्स किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर ना तो मास क्रिएट हो रहा है, ना तो मास डिस्ट्रॉय हो रहा है। ठीक है, चलें आगे। कभी कभी ये भी होता है यार, आगे हम पढ़ने भी वाले हैं लिमिटिंग रिएजेंट का कॉन्सेप्ट। चलो मैं इसको थोड़ा आसान भाषा में समझाती हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि मान लो ए ने बी के साथ रिएक्ट किया सी देने के लिए। क्या बोल रही हूँ मैं? ए ने बी के साथ रिएक्ट किया सी देने के लिए। अब जितना बी था बी सारा खत्म हो गया, लेकिन ए थोड़ा सा बच गया। ए थोड़ा बच गया, जितना था वो कुछ यूज हो गया, थोड़ा बच गया। तो कभी कभार रिएक्टेंट कुछ बच भी जाते हैं। ठीक है, तो जो इनिशियली आपने रिएक्टेंट्स का मास लिया था ए और बी का, उसमें से कुछ तो ए और बी खत्म हो गए होंगे क्या बनाने के लिए? प्रोडक्ट। वो तो ये रहा, वो तो ये रहा मास। इसके अलावा जो कुछ बच गया वो ये रहा, मास ऑफ अनरिएक्टेंट रिएक्टेंट्स। तो कभी कभार ऐसा भी होता है कि रिएक्टेंट्स जो सारे के सारे थे वो किसके बराबर है? अब जो प्रोडक्ट का मास बना प्लस जो रिएक्टेंट्स अब बच भी गए, उनका भी मास यहाँ पे हम ले लेते हैं। लेना ही पड़ेगा क्योंकि मास उनका भी तो है ना। मास तो क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। तो जो रिएक्टेंट बच गए उनका भी तो मास बच गया ना। तो उसको फिर ऐसे यहाँ पे यूज करते हैं। ठीक है, लेकिन अब आप सोचो, देखो, हम हमारे आईपीएल का मैच होता है, बहुत क्रेज है अपने तो, है ना। अभी अगर अपनी कोई टीम जीत जाएगी, हम्म, तो फिर ऐसी सिचुएशन में अपन पटाखे फोड़ेंगे, राइट। लेट्स से मैंने अनार फोड़ा। अब अनार जब मैं फोड़ने गई थी तो वो थोड़ा भारी था, उसके अंदर सामान भरा पड़ा था। जैसे ही मैंने क्या किया, आग लगाई उसमें, तो क्या हुआ? बूम, ऊपर उड़ा ना उसका, लाइट्स आई, साउंड्स आए, सब कुछ आया। तो अभी अब जब वो खाली हो गया तो फिर वो हल्का लग रहा है ना। तो मास कहाँ गया? कहाँ गया मास? बेटा मास किस में कन्वर्ट हो गया? एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, है ना। साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, सब में कन्वर्ट हो गया। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे गाड़ी में पेट्रोल, पेट्रोल का कुछ मास होता है, बट जब आप गाड़ी चलाते जाते हो चलाते जाते हो चलाते जाते हो तो फिर क्या होता है? वो किस में कन्वर्ट होता जाता है? एनर्जी में। तो मास एनर्जी में कन्वर्ट होता जाता है। किसने बताया? कौन से साइंटिस्ट ने बताया? मुझे कमेंट करके बताओ कौन से साइंटिस्ट ने बताया। सोचो, सोचो जल्दी। बहुत फेमस इक्वेशन है यार, आइंस्टाइन। E इज इक्वल्स टू mc स्क्वेयर। आइंस्टाइन जी ने ये बताया था कि मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है। ठीक है, चल, तो अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है 4.2 ग्राम NaHCO3 है, इसको CH3COH में डाला, तब जाके इसका मास, जो CH3COH का मास था वो कितना है? 10 ग्राम। तो कह रहा है कि ऑब्जर्व किया गया कि इसके रिएक्शन से 2.2 ग्राम CO2 रिलीज हुई, और रेसिड्यू का मास जो है 12 ग्राम है। तो बताओ कि क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है क्या? क्वेश्चन समझ आया? क्वेश्चन कह रहे हैं NaHCO3 लिया जिसका मास 4.2 है, CH3COH लिया जिसका मास 10 ग्राम है, इन दोनों ने रिएक्शन की तो CO2 बना और कुछ रेसिड्यू भी बना, जिस रेसिड्यू का मास है 12 ग्राम। तो बताना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास
यहाँ पे प्रूफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो सबसे पहले मुझे रिएक्शन लिखनी पड़ेगी, ठीक है। तो रिएक्शन जब मैंने लिखी तो रिएक्शन नहीं, ये देखो, NaHCO3 CH3COH, ये। मैम हमें तो ये रिएक्शन कैसे ही पता होगी? ऐसे नहीं पता होगी। एसिड बेस एंड सॉल्ट क्लास 10th में हमने पढ़ा था ना, कि जब भी मैं किसी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट से कराती हूँ, तो मुझे सॉल्ट, वाटर और CO2 मिलता है। वही तो रिएक्शन है। और कौन सी रिएक्शन है? और कौन सा 30 मार खान का काम हो गया? नहीं हुआ ना। इजी है। अपार्ट फ्रॉम दिस इसका एक और तरीका है, देखो ध्यान से। NaHCO3 को तोड़ो, किसमें टूटेगा? Na+HCO3 नेगेटिव, राइट। CH3COH को तोड़ो, किसमें टूटेगा? H+CH3CO नेगेटिव। अब क्या करना है? डबल डिस्प्लेसमेंट, इसका एनायन, इसका कैटायन। तो क्या बना? CH3COONA। इसका कैटायन, इसका एनायन, क्या बना? H2CO3। और H2CO3 जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण H2CO3 किस में टूट जाता है? H2O और CO2 में। ऐसे कर लो। दो तरीके बता दिए, दोनों में से कुछ भी कर लेना, जैसा आपकी इच्छा करे। आया समझ? नहीं आया? आया नहीं आया? चल आगे बढ़ते हैं। अब इनिशियली कितना मास था? देखो, NaHCO3 का मास कितना लिया था आपने? 4.2। CH3COH का कितना लिया? 10। टोटल मास कितना आया? 14.2। फेयर इनफ। अब फाइनल देखो, CO2 का मास कितना था? 2.2। जो बच गया उसको रेसिड्यू कहते हैं। बचा कौन? CH3COONA और H2O। बचा कितना? 12 ग्राम। तो फाइनल मास कितना हुआ? 12। और 12.2 मिला के कितना हुआ? 14.2। क्योंकि दोनों मास सेम है, क्योंकि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास सेम आ गया, तो मैं बोल सकती हूँ कि हाँ जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ओबे हुआ है। आया समझ? आया समझ? पक्का? चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट लॉ, लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनेट प्रोपोर्शन। किसने दिया? जोसेफ एल प्राउस्ट ने दिया, 1799। अगेन आई एम सेइंग, हमें ईयर्स या फिर साइंटिस्ट के नाम से मतलब नहीं है। याद रखते हैं फॉर नॉलेज पर्पस इट्स गुड, नहीं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाँ, स्कूल के एग्जाम्स में काफी बार पूछ लिया जाता है, तो जब आप स्कूल के एग्जाम्स में जाए तो एक रात पहले आप पढ़ के जाएंगे नाम, तो आपको याद रहेंगे। चलिए, इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि किसी कंपाउंड को आप कहीं से भी उठाइए, उसका केमिकल कॉम्पोजिशन सेम रहता है। मैम नहीं आ रहा समझ, क्या बोला इन्होंने? सुनो ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैंने पानी उठाया। अब पानी को मैं कहीं से भी उठाऊं, इंडियन ओशन से, पैसिफिक ओशन से, बे ऑफ बंगाल से, या फिर मेडिटेरियन सी से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, जापान से, कहीं से भी उठा के लाऊं, पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मोलर रेशियो होगा, मैं मोलर रेशियो मतलब आसान भाषा में समझो, एटम का रेशियो। यहाँ पे अभी फिलहाल एटम के रेशियो को देखते हैं। ये जो पानी है इसमें हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं? दो। ऑक्सीजन का कितना एटम है? एक। मतलब मैं पानी को कहीं से भी उठा के लाऊं, टैप वाटर, रिवर वाटर, मेडिटेरियन सीज, कुछ भी उठा के कहीं से भी ला रही हूँ, तो वहां पे हाइड्रोजन के दो एटम्स होंगे और ऑक्सीजन का एक एटम होगा। ठीक है। अगर मैं इसका मास निकालती हूँ, मास रेशियो निकालती हूँ, किसका? H2O का। देखो हाइड्रोजन का मास कितना होता है एक एटम का? 1, राइट। तो दो का कितना हुआ? 2। ऑक्सीजन का कितना मास होता है? 16। तो बेटा रेशियो कितना आया? 1:8। मतलब अब मैं पानी को कहीं से भी लाऊंगी तो उसका मास रेशियो कितना आएगा? 1:8। दिक्कत ये है कि ये वाला लॉ जो है ये आइसोटोप्स पे एप्लीकेबल नहीं है। मैम क्यों? क्योंकि देखो अभी जो आपने H और O का निकाला, वो ये कंसिडर करके निकाला कि H का मास एक है। पर अगर H के आइसोटोप दूसरा वाला ले लो, मैं लेट्स से ये D2O होता, लेट्स से ये D2O होता, तो D का मास कितना होता है? एक D का, याद करो आइसोटोप्स में अपन ने पढ़ा था, 2, है ना, वो D2 ऊपर होता था। तो अब उसका मास 2 है, एक का 2 है, तो दो का कितना हुआ? 4। ऑक्सीजन का कितना? 16। तो रेशियो कितना है? 1:4। रेशियो कितना है? 1:4:16 है ना। तो रेशियो कितना है? 1:4। वैसे कितना आ रहा था? 1:8। तो रेशियो अलग आ गया, तो आइसोटोप्स पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। चलो इसके ऊपर क्वेश्चंस करते हैं। इसके ऊपर ना क्वेश्चंस बहुत बार फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, ध्यान से देखना। पहले आप खुद पॉज करके वीडियो को ट्राई करना है इस क्वेश्चन को। 1.8 ग्राम किसी मेटल का दिया है, ऑक्सीजन में उसे जलाया तो 3 ग्राम उसकी ऑक्साइड मिली। मतलब इतने मेटल ने इतनी ऑक्साइड दी। ठीक है। सेम मेटल था, लेकिन अब उसका मास 1.5 है। तो अब जब उसने ऑक्साइड दी,
तो वो दी 2.5 ग्राम। ठीक है, मतलब अगर 1.8 रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है 3 ग्राम ऑक्साइड, 1.5 ग्राम रिएक्ट कर रहा है तो दे रहा है 2.5 ग्राम। अब मुझे बताना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन यहाँ होल्ड करता है कि नहीं करता। ठीक है, क्वेश्चन आया समझ। अब देखो, अगर मुझे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बताना है तो मैंने आपसे बताया ना यहाँ पे कि मास का रेशियो क्या रहता है, यहाँ पे फिक्स रहता है। ठीक है, तो मैं रेशियो निकालूंगी किसका, मेटल के मास का और मेटल ऑक्साइड के मास का। ध्यान से देखना, मेटल का मास कितना है पहले वाले केस में 1.8, और ऑक्सीजन का मास कितना आ रहा है। देखो मेटल ऑक्साइड कितनी बनी, 3 ग्राम बनी। अब अगर मेटल ऑक्साइड 3 ग्राम बनी है तो ऑक्सीजन कितना लगा उसमें, 3 - मेटल कितना लगा है 1.8, कितना आया 1.2। तो देखो इसको दो तरीके से कर सकती हूँ मैं। मैंने यहाँ पे देखो कैसे किया हुआ है, वेट ऑफ मेटल वेट ऑफ ऑक्सीजन, वेट ऑफ मेटल 1.2 वेट ऑफ ऑक्सीजन 1.2। आपने 1.8 1.2 का रेशियो निकाला, कितना आया 1.5। एक और तरीका है वो मैं बताती हूँ अभी, पहले ही तरीका देख लो। मेटल का और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल लिया 1.5 पहले वाले केस में। दूसरे वाले केस में क्या किया, मेटल कितना लगा था 1.5, और उसकी वजह से ध्यान से देखो ऑक्साइड कितनी बनी 2.5। अगर मेटल 1.5 लगा है, ऑक्साइड जो है वो 2.5 बनी है, मतलब ऑक्सीजन कितना यूज हुआ होगा, ऑब्वियसली 1 ग्राम, क्योंकि मेटल प्लस ऑक्सीजन ही तो मेटल ऑक्साइड दे रहा है ना। तो 2.5 बनी जिसमें से 1.5 तो मेटल है, तो ऑक्सीजन कितना हुआ 1। तो अब देखो मेटल का मास ऑक्सीजन का मास अगेन रेशियो क्या है 1.5, क्योंकि रेशियो सेम आया तो मैं बोल सकती हूँ कि ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड करता है। अनदर मेथड, मैं यहाँ ऑक्सीजन की जगह मेटल ऑक्साइड का मास ले लेती, तो मैं करती 1.8 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, 1.8 डिवाइडेड बाय 3 करती, और यहाँ पे भी क्या करती 1.5 डिवाइडेड बाय 2.5। तो उससे अगर मैं रेशियोज निकालती तो वो भी रेशियो क्या आते मेरे, सेम आते हैं। ठीक है, तो उससे भी मेरा ये प्रूव हो जाता है कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन होल्ड करता है। आई होप इट इज क्लियर, आई होप इट इज क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। बच्चों को ना बहुत कंफ्यूजन रहती है जब इन पे क्वेश्चंस आते हैं यार। पहले तो मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझा दूं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दो लोगों की कहानी है एक ही कंपाउंड में। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन दो लोगों की कहानी है एक ही कंपाउंड में। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लेट्स से दो लोगों की कहानी है उनके मल्टीपल कंपाउंड्स में। ठीक है, कंपाउंड्स बहुत सारे होते हैं। दिया किसने था, डाल्टन ने दिया था। क्या है ये, तो ध्यान से देखेंगे। जैसे यहाँ पे मल्टीपल कंपाउंड्स लेने हैं, जैसे N2 मैंने नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मल्टीपल कंपाउंड्स ले रखे हैं, ध्यान से देखना। ये सारे कंपाउंड्स है। नाइट्रोजन का कितना मास है N2O में, एक नाइट्रोजन का 14 होता है, तो दो का कितना हुआ 28। ऑक्सीजन कितना 16। N2O2 में अगेन 28 और ऑक्सीजन कितना 32। N2O3 में नाइट्रोजन 28, क्योंकि एक का 14 होता है तो दो का 28, ऑक्सीजन कितना 48। ऐसे ही N2O4 में निकाला है नाइट्रोजन 28 ऑक्सीजन 64। N2O5 में नाइट्रोजन 28 ऑक्सीजन 80। अब इसका मास फिक्स कर दो, सारे नाइट्रोजन 28 है, सबका फिक्स कर दिया 28। ठीक है, अब ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाला, 16:232:48:64:80। रेशियो कितना आया 1:2:2:3:4:5। ये लो यही कहता है कि जब दो एलिमेंट्स कंबाइन करके एक से ज्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो एक का मास फिक्स करने पर दूसरे का जो रेशियो आता है वो सिंपल रेशियो होता है, मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो होता है। देखो सिंपल रेशियो ही आ रहा है, 1:2:3:4:5। कोई फ्रैक्शन में तो नहीं आ रहा है ना, कोई पॉइंट्स में नहीं आ रहा, डेसिमल में, सिंपल रेशियो आ रहा है, ये यही बोलते हैं। ठीक है, अगेन ये भी आइसोटोप्स पे वैलिड नहीं है। आइसोटोप्स पे क्यों वैलिड नहीं है, अगर आप यहाँ पे ऑक्सीजन का 16 वाला ले लो और यहाँ पे 18 वाला ले लो तो फिर मास डिफरेंट हो जाएगा, फिर रेशियो गड़बड़ा जाएगा, इसलिए आइसोटोप्स पे वैलिड नहीं है। मैम ये एक एग्जाम्पल से हमें समझ में नहीं आया तो मैं दूसरा एग्जाम्पल भी ली थी। ध्यान से देखना, एक और एग्जाम्पल ली थी। एक है H2O और एक है H2O2। ठीक है, यहाँ पे 2 ग्राम हाइड्रोजन ने रिएक्ट किया है 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, और यहाँ पे 2 ग्राम रिएक्ट किया है 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि एक ऑक्सीजन का होता है कितना 16, तो दो का कितना हुआ 32। हाइड्रोजन का मास फिक्स किया, दो है राइट। अब ऑक्सीजन का रेशियो निकाला 16:32, रेशियो कितना आया 1:2। दो लोगों ने दो कंपाउंड्स बनाए,
और एक का मास फिक्स किया, दूसरे का रेशियो निकाला, सिंपल रेशियो आया, तो इसी को मैंने क्या कहा, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मैम एक और एग्जांपल प्लीज। तो ध्यान से देखो, एक और एग्जांपल, CO, CO2, दो एलिमेंट्स, उन्हीं के दो कंपाउंड्स। कार्बन 12 ग्राम कार्बन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। कार्बन का मास फिक्स किया, ऑक्सीजन का रेशियो निकाला CO और CO2 में, तो 16:32 कितना आया, 1:2। अब आया समझ? अब एग्जाम्पल से समझ में आ गया, तीन तीन एग्जाम्पल्स मैंने आपको इसीलिए दिए। आप इन एग्जाम्पल्स को अपनी कॉपी में अच्छे से लिखेंगे, ठीक है? नोट्स साथ साथ बनाते जाइए, नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड कोशिश करिए कलरफुल नोट्स बने आपके, क्योंकि देखो अभी हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे चीजें बहुत ज्यादा बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है? तो बार बार उनको रिवाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। बार बार रिवाइज करने के लिए फिर उनको सुंदर नोट्स भी होना चाहिए, क्योंकि अगर हमने एक ही कलर्स के नोट से बना लिया तो फिर क्या होगा, मन ही नहीं करेगा पढ़ने का, राइट? तो अच्छे अच्छे कलर से नोट्स बनाइए, ताकि आप अच्छे से जब उसको दोबारा पढ़ेंगे तो आपको मजा आए उसको पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ इक्विवेलेंट वेट, ठीक है? इस लॉ को किसने दिया, रिचटर ने दिया। ये एनसीईआरटी में नहीं है यार, ये एनसीईआरटी में नहीं है, मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम्स में नहीं है। अब लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन जो है ना, ये तीन एलिमेंट्स की कहानी है। तीन एलिमेंट्स की कहानी है उनके कंपाउंड्स के अंदर। तो यहाँ लव ट्रायंगल बनता है, दिख रहा है आपको ट्रायंगल बनता हुआ, लव ट्रायंगल बनता है। ध्यान से देखेंगे, जैसे एक एग्जांपल से समझाती हूँ। ये कार्बन है, ये हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है। कार्बन और हाइड्रोजन मिलके कौन सा कंपाउंड बनाते हैं, CH4। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके H2O। कार्बन ऑक्सीजन मिलके CO2। अब आप मुझसे सबसे पहले तो सवाल ही पूछेंगे, मैम जरूरी है क्या मैं कार्बन और हाइड्रोजन का CH4 लूँ, मैं C2H6 ले सकता हूँ, C2H2 ले सकता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। मैंने एक यहाँ पे एग्जाम्पल माना है, आप किसी और के साथ करके भी देख सकते हैं, ठीक है? मैं भी प्रोसेस समझा दूंगी, फिर आप किसी और के साथ ट्राई कर सकते हैं। ऐसे ही दिमाग में आएगा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का H2O लेने के बजाय H2O2 ले लूँ, बिल्कुल ले सकते हो आप H2O2 भी, आप उससे भी करके देख सकते हैं। CO2 की जगह CO ले लो, बिल्कुल कुछ भी ले सकते हो, बट फिर थोड़ा सा उस पर मेहनत करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा, ठीक है? चलो, अभी मैं आपको समझाती हूँ, फिर सेम प्रोसेस आप अपने मर्जी के कंपाउंड्स के साथ करिएगा, फिर चेक करिएगा, ठीक है? और मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कौन से एग्जाम्पल के साथ किया। चलो, अब क्या है ना, CH4 को देखो। CH4 में कार्बन का कितना मास है, 12। हाइड्रोजन का कितना है, 4, ठीक है? CO2 में कार्बन का कितना है, 12। ऑक्सीजन का कितना है, 32। H2O में हाइड्रोजन का कितना है, 2। ऑक्सीजन का कितना है, 16। अब किसी एक बंदे का मास फिक्स करा। यहाँ पे कार्बन का क्योंकि 12 12 दिख रहा है तो बड़ा आसान है, सेम है तो फिक्स करा। कार्बन का मास जैसे ही फिक्स किया, इस कार्बन के साथ हाइड्रोजन कितना लगा था, इस फिक्स मास के साथ हाइड्रोजन कितना लगा, 4। CH4 में 12 के साथ हाइड्रोजन कितना लगा है, 4। ऑक्सीजन कितना लगा है, 32। तो रेशियो कितना आया बेटा, 1:8, राइट? ये 1:8 रेशियो कब है, आप ध्यान से देखो, ये 1:8 रेशियो कब है, जब मैंने इसका मास फिक्स करके इसके साथ निकाला है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो मैं बोल रही हूँ 1:8, ये आया किस में है, CH4 एंड CO2 में। अभी तक तो मैंने H2 में निकाला ही नहीं, है ना? एक का मास फिक्स करके उसके साथ दो बंदों का रेशियो क्या है वो निकाला है। अब मैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का निकालती हूँ उनके खुद के कंपाउंड H2O में, है ना? तो 2:16 आया, हाइड्रोजन 2 लगा है, 2 ग्राम, और ऑक्सीजन 16। तो बेटा रेशियो कितना आया, 1:8। ध्यान से देखो, ये दोनों रेशियो क्या है, सेम। या तो ये रेशियो दोनों सेम हो सकते हैं, या फिर एक दूसरे के मल्टीपल हो सकते हैं, ठीक है? जैसे अगर मान लो 1:8 आया है, तो हो सकता है वो 1:16 आ जाता, 1:24 आ जाता। तो या तो वो रेशियो सेम होंगे, या फिर वो एक दूसरे के मल्टीपल्स होंगे। तो यहाँ पे रेशियो क्या आ गए हैं, सेम आ गए, ठीक है? जैसे इस क्वेश्चन को आप आराम से करें, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें आप। कह रहे हैं अमोनिया कंटेन्स इतना नाइट्रोजन इतना हाइड्रोजन, जो वाटर है वो कंटेन्स इतना, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड कंटेन्स इतना। तो बताओ कि क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होल्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है? तो ध्यान से देखेंगे, इस क्वेश्चन को बड़े ध्यान से देखेंगे। NH3, ध्यान से एक एक स्टेप देखना।
NH3 में क्या बोल रहा है? 17.65 ग्राम हाइड्रोजन नाइट्रोजन के साथ कंबाइन हुआ, कितना नाइट्रोजन लगा है? 82.35 ग्राम। तो बेटा 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना नाइट्रोजन लगेगा यूनिटरी मेथड से? जैसे बचपन में आपने सीखा होगा, अगर 10 मैंगोज 20 रुपए के हैं तो एक मैंगो कितने का हुआ? कैसे करते हैं? मैंगो को मैंगो के नीचे, रुपीस का आंसर रुपीस में आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई और इस वाले नंबर से डिवाइड। राइट, तो बिल्कुल यूनिटरी मेथड यूज करना है। हाइड्रोजन का मास हाइड्रोजन के मास के नीचे, नाइट्रोजन का मास नाइट्रोजन पे आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई। तो किसी भी नंबर को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो सेम ही रहता है वो नंबर, डिवाइड बाय दिस। तो नाइट्रोजन कितना खर्च हुआ है? 4.66 ग्राम। H2O में क्या हुआ है? देखो नेक्स्ट कंपाउंड क्या दिया था? पानी दिया था, है ना? जब पानी दिया था तो पानी में, देखो ध्यान से इस डेटा को, 11.1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन कंबाइन हुआ है ऑक्सीजन के कितने मास के साथ? 88.90। क्योंकि एक का मास फिक्स करना है, यहाँ पे किसी का मास फिक्स नहीं है ना, तो हमने ऊपर भी 1 ग्राम हाइड्रोजन लिया, यहाँ पे भी 1 ग्राम हाइड्रोजन ले लेते हैं। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ कितना ऑक्सीजन लगा? तो इसको इससे मल्टीप्लाई, अभी भी यूनिटरी मेथड सिखाया, 88.9 डिवाइड बाई दिस, कितना आया? 8 ग्राम। NH3 और H2O में हमने हाइड्रोजन का मास फिक्स कर दिया है, और अब हम नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाल सकते हैं, 4.66:8। रेशियो कितना आया? 1:1.7। ये जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो है, माइंड यू, ये जो रेशियो निकला है ये अलग कंपाउंड्स में निकला है, उनके खुद के कंपाउंड्स में नहीं निकला। अब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो उनके खुद के कंपाउंड में निकालते हैं, विच इज नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड। ठीक है, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, इसका फॉर्मूला N2O3 होता है। इसका रेशियो निकालते हैं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकालते हैं इसमें। नाइट्रोजन कितना यूज हुआ ध्यान से देखो यहाँ पे, नाइट्रोजन लगा 36.85 और ऑक्सीजन लगा है 63.15। तो ध्यान से देखो, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो निकाला है 36.85:63.15। ये रेशियो कितना आया? 1:1.7। ये रेशियो क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब कि ये डेटा जो है ये लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को होल्ड करता है। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, पक्का? कोई दिक्कत तो नहीं है? अगर आपको कोई भी दिक्कत है, मैं आपसे बार बार हर वीडियो में ये कह रही हूँ, कोई भी दिक्कत है आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसका जवाब आपको कमेंट्स में दे दूंगी। ठीक है, अदरवाइज आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी मैसेज कर सकते हो। ठीक है, लर्न विद अनमे क्लासेस हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप हमें वहां पे भी मैसेज कर सकते हैं, हम वहां पे भी आपको रिप्लाई कर देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम्स। ये लॉ दिया था गे लुसाक ने। गे लुसाक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1808 में ये लॉ हमें दिया था। इन्होंने क्या बोला था, और ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, बाद में ये लॉ हम बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इडियोमेट्री और इन सब में। ठीक है, तो ये लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने कहा था, जब रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और वो गैसियस स्टेट में होते हैं, ठीक है, तो जो उनका रिएक्ट करने का रेशियो और बनने का रेशियो होता है वो सिंपल रेशियो होता है। देखो मैं इसको बहुत आसानी तरीके से समझाती हूँ, अपनी बैलेंसिंग सीखी होगी बचपन में। देखो मैंने इसको बैलेंस किया हुआ है, ठीक है। अब मैं इसको सीधे सीधे, ये जो नंबर्स होते हैं ना बेटा, जब कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है। इन्हीं नंबर को हम कहते हैं स्टोशियोमेट्री। क्या कहते हैं? स्टोशियोमेट्री। कुछ लोग इसे स्टीशियोमेट्री भी कहते हैं, तो आप जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं, मैं इसे स्टोशियोमेट्री बोलती हूँ। ठीक है, अब इसका सीधे सीधे मतलब है कि इसकी 1 वॉल्यूम, मैम 1 वॉल्यूम मतलब, बेटा 1 वॉल्यूम का मतलब 1 लीटर ले लो, 1 ml ले लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब ले लो, जो आपकी मर्जी बोलो। यूनिट आप कुछ भी लगा सकते हैं, बट वो वॉल्यूम की यूनिट होनी चाहिए। तो इसका 1 वॉल्यूम इसके 3 वॉल्यूम के साथ रिएक्ट करता है, तब इसका 2 वॉल्यूम बनता है। तो ओनली शर्त यहाँ पे जो है वो है कि सब क्या होना चाहिए? गैस होनी चाहिए, सॉलिड लिक्विड नहीं लेना, और सब जो गैस है उनका टेम्परेचर और प्रेशर क्या रहना चाहिए? सेम रहना चाहिए। ऐसा ना हो कि इसको तो अलग टेम्परेचर प्रेशर पे नाप लिया, इसको अलग टेम्परेचर प्रेशर पे नाप लिया, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो फिर जो इनका रेशियो आएगा N2H2NH3, देखो 1:3:2, तो जो रेशियो आता है वो सिंपल होल नंबर रेशियो आता है, इन्होंने ये कहा था। ठीक है, इसको बहुत ज्यादा यूज करने वाले हैं हम सोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस में। इसके ऊपर क्वेश्चन देखो, चीटिंग नहीं करनी है, क्वेश्चन देखो आराम से। फॉर द गैसियस रिएक्शन दिस 40 ml हाइड्रोजन रिएक्ट कर रहा है क्लोरीन के साथ। अब आपको ये बताना है कि कितना क्लोरीन लगेगा और कितना HCl प्रोड्यूस करेगा।
ठीक है, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। पहले मैंने रिएक्शन लिखी बैलेंस्ड 40 ml। तो बेटा अभी मैंने आपको बताया ना, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, इसकी स्टोइचियोमेट्री 1, है ना। देखो ध्यान से, इधर देखो, H2Cl2 2HCl, ये 40 वॉल्यूम है, तो ये भी कितना लगेगा, 40 वॉल्यूम, क्योंकि एक के साथ एक लग रहा है। एक वॉल्यूम के साथ एक लगता तो 40 के साथ कितना लगेगा, 40। एक टॉफी 1 रुपए की है तो 40 टॉफी 40 की तो होंगी ना। तो 40 के साथ कितना लगेगा, ये 40। एक के लिए कितना बन रहा है, 2। एक के लिए कितना बन रहा है, 2। तो 40 पे कितना बनेगा, डबल। एक से 2 बन रहा है, दुगना बन रहा है, तो 40 से कितना बनेगा, 80। दैट मीन्स HCl की वॉल्यूम कितनी प्रोड्यूस होगी, 80। और Cl2 की कितनी वॉल्यूम लगेगी, 40। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है। चलिए लास्ट लॉ की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट लॉ जो है वो है बर्जीलियस हाइपोथेसिस या एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। तो यहाँ पे क्या है, मैं फिर बता देती हूँ एक चीज। बर्जीलियस हाइपोथेसिस आपकी एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। इन्होंने ये बोला था कि जो गैसेस हैं, अगर आप उनका टेम्परेचर प्रेशर एक जैसा कर दो और उनकी वॉल्यूम एक ले लो, तो उनमें इक्वल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं, ठीक है। इन्होंने बोला जो भी गैसेस हैं, अगर आप उनकी सेम वॉल्यूम लेते हो, सेम टेम्परेचर प्रेशर पे, उनमें एटम सेम होते हैं। ये गलत हो गया था। बाद में इसको एवोगैड्रो ने मॉडिफाई किया। उन्होंने बोला गैसेस की इक्वल वॉल्यूम्स लेने पर, सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, मॉलिक्यूल्स एक जैसे होते हैं। मैम नहीं आ रहा समझ, कोई बात नहीं, इसको बहुत डिटेल में भी पढ़ना है हमें, इसको मैं अभी थोड़ा सा बताती हूँ। बेटा एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। क्या मतलब होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसका सीधे सीधे मतलब होता है 273 केल्विन टेम्परेचर हो, कितना, 273 केल्विन टेम्परेचर हो, 273 केल्विन टेम्परेचर होना चाहिए। और प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। प्रेशर कितना होना चाहिए, 1 बार। अब प्रेशर टेम्परेचर सेट कर दिया, तो कोई भी गैस हो, कोई भी गैस हो, उसकी जो वॉल्यूम रहेगी वो कितनी रहेगी, 22.7 लीटर। कितनी रहेगी, 22.7 लीटर। अब ये जो 22.7 लीटर है, कब रहेगी वॉल्यूम, कब रहेगी वॉल्यूम, जब वो गैस कितनी हो, 1 मोल। जब वो गैस कितनी हो, 1 मोल। और आपने ना क्लास 9th में एक चीज पढ़ी होगी, क्लास 9th में एक चीज पढ़ी होगी, 1 मोल किसी भी चीज का कितने कितने मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूल्स होते हैं इसमें, किसी भी बंदे के, 6.022 × 10⁻23। मतलब अगर मैं 1 मोल ऑक्सीजन ले रही हूँ, 1 मोल O2 गैस ले रही हूँ, तो उसमें O2 के कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 6.022 × 10⁻23 O2 के मॉलिक्यूल्स हैं। और जिसकी वॉल्यूम कितनी है एसटीपी पे, 22.7 लीटर। सीधे सीधे इसका मतलब ये है, 1 मोल N2 ले लेती O2 की जगह, तो N2 के मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। और वॉल्यूम कितनी होती है उसकी, 22.7। 1 मोल H2 ले लेती, तो मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 6.022 × 10⁻23। वॉल्यूम कितनी होती है, 22.7। 1 मोल की वॉल्यूम फिक्स है, ठीक है। तो वो यहाँ एवोगैड्रो से आई थी, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से ये डराइव हुआ था। इसको बहुत डेप्थ में हम मूल कॉन्सेप्ट में पढ़ने वाले हैं, आप इसकी टेंशन बिल्कुल भी ना लें। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस के बहुत सारे इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं, जिनको एक एक करके हम देखने वाले हैं। जैसे एटॉमिसिटी पता करेंगे, एटॉमिसिटी बताऊंगी क्या होता है। इसके अलावा हम वेपर डेंसिटी के बारे में भी बात करेंगे, मॉलिक्यूलर वेट वॉल्यूम के बारे में भी बात करेंगे, और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालेंगे। एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक टॉपिक होता है, उसको भी डेप्थ में पढ़ेंगे। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है, जिनको हम 1 बाय 1 इस चैप्टर में आगे अलग अलग लेक्चर्स में देखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रही हैं ये वीडियोस। आपके फीडबैक्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल है। आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं आपको कोई दिक्कत आ रही है तो। और अगर आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच। आगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे।